देश शाम की राजकुमारी सईदा नाज बहुत सुंदर थी, लेकिन बहुत घमंडी और कठोर दिल थी। उसकी सवारी जिस समय शहर के बाजारों से गुजरती तो मकान की खिड़कियां और दरवाजे बंद कर दिए जाते, दुकानदार दुकानों के पर्दे गिरा देते, राहगीर रास्ते से हटकर गली मोहल्लों में चले जाते, और अगर संयोग से कोई रह जाता तो उसके लिए आदेश था कि वो जमीन पर औंधे मुंह लेट जाए। इस आदेश के खिलाफ काम करने वाले व्यक्ति के लिए ये सजा तय थी कि उसे चौराहे पर बने हुए चबूतरे पर खड़ा करके उसकी दोनों आंखें लोहे की तपती हुई सलाखों से फोड़ दी जाती थी। एक दिन राजकुमारी सईदा नाज की सवारी बाजार से गुजर रही थी कि एक बूढ़ा मछुआरा दूसरे रास्ते से उस बाजार में आया। सवारी तेजी से आ रही थी, इसलिए मछुआरे को इतना मौका न मिल सका कि वो दौड़कर वापस उसी गली में चला जाता जिससे बाजार में आया था। सिर पर मछलियों से भरा हुआ टोकरा था, जिसे वो किसी की मदद के बगैर सिर से नहीं उतार सकता था। अगर जमीन पर औंधे मुंह लेटने के लिए उसे फेंकता तो सड़क पर मछलियां फैल जाती। गरीब घबराकर इधर उधर देखने लगा कि अब कहां जाए और क्या करे, लेकिन कोई रास्ता नजर न आया और कठोर दिल राजकुमारी के कठोर दिल सिपाहियों ने उसे गिरफ्तार कर लिया। राजकुमारी ने उसे देखकर आदेश दिया कि नियम के मुताबिक 2 दिन के बाद इसकी आंखें लोहे की गर्म सलाखों से फोड़ दी जाएं। इस आदेश को सुनकर शहर के कोतवाल ने सिर झुका दिया, लेकिन बूढ़ा मछुआरा थरथर कांपने लगा और हाथ जोड़कर दया की भीख मांगने लगा। ए गरीब परवर राजकुमारी, दया, मैंने आपको बिल्कुल नहीं देखा। मेरे बुढ़ापे का ख्याल कीजिए और मुझ पर दया कीजिए। राजकुमारी ने कहा, इस अभागे की आंखें फोड़ दी जाएं, और सवारी आगे बढ़ गई। गरीब मछुआरा रोता रह गया। उसके कांपते हुए हाथ टोकरे को ना संभाल सके और वो सिर से गिर पड़ा। सिपाही ने उसकी पीठ पर एक डंडा मारते हुए कहा, जंगली बूढ़े, ये तूने क्या किया? साफ सुथरी सड़क को गंदा कर दिया। उठा इन मछलियों को। गरीब मछुआरे की आंखों से आंसू बह रहे थे। वो डर के मारे जमीन पर बैठकर कांपते हुए हाथों से मछलियां उठा उठाकर टोकरे में भरने लगा। लेकिन हालत यह थी कि मछलियों को डालता टोकरे में था और वो नीचे गिरती जाती थी, और निर्दयी सिपाही उसे गालियां दे रहे थे। उसी समय एक लड़का, जिसकी उम्र लगभग 16-17 साल होगी, उस तरफ से निकला और मछुआरे पर तरस खाकर मछलियां टोकरे में भरने लगा। सिपाही को यह बात बहुत बुरी लगी और उन्होंने लड़के को धक्का देते हुए कहा, गधे के बच्चे, अबे तुझसे किसने कहा था कि तू मछलियां उठाकर टोकरे में डाल दे? लड़के ने उठते हुए कहा, किसी गरीब बूढ़े का हाथ बंटाना क्या अपराध है? एक सिपाही ने आगे बढ़कर उसके गाल पर एक थप्पड़ मारा और दूसरे ने कहा, 2 कौड़ी के छोकरे और हमें कानून बताता है, चल अपना रास्ता पकड़। लड़के ने कुछ कदम चलकर कहा, शाही कुत्तों, देख लूंगा तुम्हें भी और तुम्हारी राजकुमारी को भी। ये कहकर वो भाग गया और सिपाही दांत पीसते रह गए। बूढ़े मछुआरे ने दौड़ते हुए लड़के की तरफ कुछ इस तरह देखा जैसे कह रहा हो कि खुदा तुम्हारी जुबान सच करे और तुम गरीब और बेसहारा लोगों के काम आओ। फिर उसने जल्दी जल्दी सारी मछलियां टोकरे में भर दी और सिपाही उसे ले गए। राजकुमारी सईदा नाज बाजारों की सैर करने के बाद वापस अपने महल में पहुंची तो उसकी खास दासी गुलनार ने कहा, राजकुमारी साहिबा, मुझे तो उस बूढ़े मछुआरे पर तरस आ रहा है, आप अपना आदेश वापस ले लीजिए। राजकुमारी बोली, बिल्कुल नहीं, तीर कमान से निकलने के बाद कभी वापस नहीं आता। इसी तरह हम अपना दिया हुआ आदेश वापस नहीं ले सकते। गुलनार चुप हो गई, क्योंकि वो जानती थी अगर राजकुमारी से ज्यादा बहस की तो अपने लिए भी किसी सजा का आदेश हो जाएगा। मगर वो दिल में यही कहती रही कि खुदा करे कोई रास्ता निकल आए और मछुआरे की आंखें बच जाएं, वरना वो बेचारा अपाहिज होकर रह जाएगा। राजकुमारी का महल राजा के महल से अलग था और उसके चारों तरफ सख्त पहरा रहता था। इंसान तो इंसान, कोई पक्षी भी वहां नहीं जा सकता था। इसीलिए राजकुमारी अपने शानदार कमरे में अकेली सोती
और खिड़कियां खुली रखती। इस रात भी वो अकेली सो रही थी कि वो लड़का, जिसने सिपाहियों को सावधान रहने की धमकी दी थी, खिड़की के रास्ते अंदर आया और एक कोने में खड़े होकर हर चीज को ध्यान से देखने लगा। उसने देखा कि कमरे के बीच में एक खूबसूरत फूलदान रखा हुआ है, जिसमें हर रंग और हर तरह के फूल लगे हुए हैं। उन्हीं फूलों में से एक बड़े फूल पर लाल रंग का एक हीरा रखा हुआ है और उसकी चमक से सारा कमरा रोशन है। कमरे में वैसे तो हर चीज कीमती और अनोखी थी, लेकिन जो बात उस हीरे में थी वो किसी में ना थी। ये देखते हुए लड़के ने आगे बढ़कर हीरे को उठाया और अपनी पगड़ी में रख लिया। उसी समय कमरे में अंधेरा हो गया और वो जिस रास्ते से आया था उसी रास्ते से वापस चला गया। रात के आखिरी हिस्से में राजकुमारी की आंख खुली तो उसे कमरे में अंधेरा नजर आया। वो घबराकर बिस्तर से उठ खड़ी हुई और एक एक चीज को टटोलती हुई बड़ी मुश्किल से उस जंजीर तक पहुंची, जिसे खींचने से महल की छत पर लटका हुआ बड़ा घंटा बजने लगता था। उसने जंजीर को जोर जोर से खींचा और घंटे की आवाज दूर दूर तक फैल गई। गुलाम, दासियां और तमाम पहरेदार घबराकर राजकुमारी के कमरे की तरफ भागे। उधर राजा की भी आंख खुल गई और रानी भी घबराकर बिस्तर से उठ खड़ी हुई और कहने लगी, हाय हाय, मेरी बच्ची को क्या मुसीबत आ गई। चलिए जल्दी कीजिए। फिर दोनों जल्दी जल्दी बाहर निकले और तेज कदम उठाते हुए राजकुमारी के महल में पहुंचे। वहां शोर मचा हुआ था। राजकुमारी गुस्सा कर रही थी और तमाम नौकर हाथ जोड़कर कह रहे थे कि हमने महल में किसी को घुसते हुए नहीं देखा। राजा ने आगे बढ़कर राजकुमारी से पूछा कि यहां कौन आया था और क्या नुकसान हुआ। तो उसने कहा, मेरे कमरे में से हीरा गायब है और ये सब लोग कहते हैं कि यहां कोई नहीं आया। राजा ने पहरेदारों की तरफ देखा तो उन्होंने कहा, महाराज, हम सब एक पल के लिए भी बेखबर नहीं हुए और हमने किसी को यहां आते हुए नहीं देखा। राजा ने कुछ सोचकर कहा, ठीक है कि तुम सब जाओ और कल शाम तक चोर को तलाश करो। अगर वो न मिल सका तो तुम में से हर एक को सख्त सजा दी जाएगी। नौकरों के जाने के बाद रानी ने कहा, मुझे यकीन है कि उनमें से एक आदमी भी चोर नहीं है, जरूर बाहर से आया है। इसलिए सुबह होते ही घोषणा करा दीजिए कि चोर को गिरफ्तार करने वाले को इनाम दिया जाएगा। राजा हैरान भी था और परेशान भी, क्योंकि ये पहली चोरी थी जो उसके सामने आई थी। इसीलिए वो गर्दन लटकाए चुपचाप अपने महल की तरफ चल दिया और सुबह होते ही उसने घोषणा करा दी कि जो व्यक्ति राजकुमारी का खोया हुआ हीरा ढूंढकर राजा को पेश करेगा, उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। दूसरे दिन वो दरबार में बैठा हुआ शिकायतें सुन रहा था कि एक खूबसूरत जवान लड़का सिर पर पगड़ी बांधे, ढीला पायजामा पहने दरबार में आया और सिंहासन के सामने बड़ी हिम्मत से खड़े होकर प्रणाम किया। राजा ने कहा, तुम कौन हो और क्या चाहते हो? वो कहने लगा, महाराज, मैं राजकुमारी साहिबा का कीमती हीरा पेश करने और घोषणा के मुताबिक मुंह मांगा इनाम पाने के लिए यहां आया हूं। राजा ने कहा, शाबाश, कहां है वो हीरा? उसने अपनी पगड़ी में से हीरा निकालकर बहुत सम्मान के साथ राजा को दे दिया। राजा उसे देखकर बहुत खुश हुआ और कहने लगा कि अब कहो, इनाम में क्या चाहते हो? लड़के ने कहा, परसों राजकुमारी साहिबा ने एक गरीब और बूढ़े मछुआरे की आंखें फोड़ने का आदेश दिया था। उसे वापस लिया जाए और उन 5 सिपाहियों की पीठ पर 20-20 कोड़े लगवाए जाएं, जिन्होंने मछुआरे को गिरफ्तार किया था और मुझे गालियां दी थी। राजा ने कहा, तुम्हारा उस मछुआरे से क्या रिश्ता है? लड़के ने जवाब दिया, कुछ भी नहीं। मुझे उसके बुढ़ापे, गरीबी और मजबूरी देखकर उसकी हालत पर दया आती है। उसने अगर राजकुमारी साहिबा को देख भी लिया था तो उसका उन पर कोई असर नहीं पड़ सकता। राजा ने प्रधानमंत्री फारूक समद से कहा, हमने उस मछुआरे का अपराध माफ किया। अब उसे आजाद कर दो और 5 सिपाहियों में से हर एक की पीठ पर 20-20 कोड़े लगवाओ और इस लड़के को जेल में डाल दो। लड़के ने कहा, महाराज, मेरा अपराध क्या है? राजा ने जवाब दिया, चोरी। तुमने हीरा चुराया था।
लड़का कहने लगा, मैंने तो मछुआरे को आजाद कराने के लिए चोरी की थी। राजा बोला, अब सफाई की जरूरत नहीं है। लड़के ने कहा, अगर मुझे जेल में डाला तो याद रखिए, मैं आपके मुकुट की चोरी करूंगा और फिर आप मुझे पकड़ नहीं सकेंगे। राजा बोला, नादान लड़के, बेवकूफ ना बनो। फिर उसके सिपाहियों को इशारा किया और वे उसे पकड़ कर ले गए। प्रधानमंत्री ने जाकर मछुआरे को आजाद किया और सिपाहियों के 20-20 कोड़े लगवाए। राजकुमारी हीरे को देखकर बहुत खुश हुई और राजा के गले में बाहें डालकर कहने लगी, पिताजी, इसके चोर को सख्त सजा दीजिए। राजा बोला, हमने उसे जेल में भेज दिया है और अब सोच रहे हैं कि कल सुबह जनता के सामने उसके दोनों हाथ कटवा दें, ताकि देखने वालों को सबक मिले कि चोरी की सजा क्या है। राजकुमारी कहने लगी, बिल्कुल सही है, उसने आपको मुकुट चुराने की धमकी भी तो दी है। राजा ने कहा, मगर हमारे कमरे तक पहुंचने से पहले ही उसके दोनों हाथ कटवा दिए जाएंगे। फिर उसने जाकर प्रधानमंत्री से कहा, आज शाम तक सारे शहर में मुनादी करा दो कि राजकुमारी का हीरा चुराने वाले चोर के दोनों हाथ कल सुबह काट दिए जाएंगे, इसलिए सब लोग जमा होकर ये तमाशा देखें। मंत्री ने कहा, बहुत अच्छा है, वाकई अगर इस लड़के को यह सजा ना दी गई तो भविष्य में यह बहुत बड़ा डाकू बन जाएगा। फिर उसने जाकर मुनादी करा दी और जेल में चोर लड़के को राजा का फैसला सुनाते हुए कहा, अगर तुम चोरी ना करते तो इस कम उम्र में ऐसी सख्त सजा से बचे रहते। लड़के ने ठाका लगाते हुए कहा, पागल हुए हो, मेरे हाथ कौन काट सकता है? मैं तो सूरज निकलने से पहले ही इस कैद से आजाद हो जाऊंगा। प्रधानमंत्री ने बाहर आकर जेल के दारोगा से कहा, आज रात सख्त पहरा देना और अंदर बिल्कुल अंधेरा रखना, ताकि ये कैदी लड़का किसी चीज को ना देख सके। दारोगा ने कहा, बहुत अच्छा है, आप बेफिक्र रहें। प्रधानमंत्री चला गया और दारोगा ने जेल के चारों तरफ सिपाहियों को तैनात कर दिया। रात बीत गई और सुबह होते ही प्रधानमंत्री लड़के को देखने के लिए आया, लेकिन वो ये देखकर हैरान रह गया कि हथकड़ियां और बेड़ियां जमीन पर पड़ी हुई हैं, दरवाजे और रोशनदान बंद है, लेकिन चोर लड़का गायब है। उसने दारोगा को बुलाकर बहुत बुरा-भला कहा और उससे पूछा, अगर तमाम सिपाही जाग रहे थे तो लड़का कैसे गायब हो गया? दारोगा ने कहा, मंत्री जी, आज की रात तो मैं खुद भी यहां से नहीं गया। थोड़ी थोड़ी देर के बाद यहां आकर देखता रहा। समझ में नहीं आता कि वो कैसे निकला और कहां चला गया। मंत्री को बहुत गुस्सा आया और उसने जाकर राजा से शिकायत की। वो भी गुस्से से लाल हो गया और उसने आदेश दिया कि दारोगा और उन तमाम सिपाहियों को जो रात पहरे पर तैनात थे, जेल में डाल दो और सुबह शाम उनमें से हर एक की पीठ पर 5-5 कोड़े लगवाओ। राजा का सारा दिन परेशानी और गुस्से की हालत में बीता। उसने किसी से बात नहीं की, राजकुमारी को भी नहीं देखा और रात को भी वक्त से पहले ही बिस्तर पर लेट गया। राजकुमारी सईदा नाज सुबह होते ही राजा के पास आई तो उसने देखा कि वो बहुत ही उदास है और सिर पकड़े हुए खिड़की से झांक रहा है। राजकुमारी ने उसके करीब जाकर उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, पिताजी, आपकी उदासी का कारण क्या है? उसने जवाब दिया, कल वह चोर लड़का जेल से भागने में कामयाब हो गया और आज रात मेरा मुकुट चुरा कर ले गया। ये बहुत ही अजीब बात है कि वो सबकी आंखों में धूल झोंक कर महल में घुस जाता है और जो चीज चाहता है उठाकर ले जाता है। राजकुमारी कहने लगी, मेरा ख्याल है कि वो यहां के नौकरों से मिला हुआ है, वरना उसे महल में घुसने की हिम्मत नहीं हो सकती। राजा ने कहा, मुझे यकीन है कि बूढ़े मछुआरे से उस लड़के का जरूर कोई संबंध है, इसलिए उसे गिरफ्तार करने के लिए उस मछुआरे को बुलवाकर यहां रखा जाए और किसी सख्त सजा की घोषणा कर दी जाए। फिर जैसे ही वो उसकी मदद के लिए आए, उसे गिरफ्तार कर लिया जाए। राजकुमारी ने कहा, यह बहुत अच्छी योजना है। राजा ने उसी समय प्रधानमंत्री को बुलवाकर उसे अपनी योजना के बारे में बताया। प्रधानमंत्री ने सोचकर जवाब दिया, उस लड़के से मुकुट हासिल करने के बाद उसे अपनी देखरेख में रखना चाहिए। राजकुमारी बोली, उसे रस्सियों में जकड़कर मैं अपने कमरे में रखूंगी, फिर देखूंगी
कि ये कैसे भागता है। प्रधानमंत्री ने जाकर सिपाहियों को आदेश दिया कि वे मछुआरे को पकड़ कर ले आएं। आदेश की देर थी कि सिपाही घोड़ों पर सवार होकर गए और 1 घंटे में बूढ़े को लेकर आ गए। राजा ने उसे तो शाही मेहमान खाने में भेज दिया और शहर में घोषणा करा दी कि बूढ़े मछुआरे की आंखें निकालकर चीलों को खिला दी जाएंगी और वो इस वक्त राजकुमारी के महल में कैद है। इस घोषणा को सुनकर सारे शहर के लोग दुख करने लगे। लड़के ने जब सुना तो उसे भी बहुत गुस्सा आया और कहने लगा कि मुझ पर जोर नहीं चला तो फिर गरीब बूढ़े को निशाना बना लिया। मगर मकसद में कामयाब होना मुश्किल है। रात के वक्त राजकुमारी के महल पर बहुत सख्त पहरा था। राजा भी भेष बदलकर नीचे गश्त लगा रहा था कि आधी रात के समय राजकुमारी के कमरे से एक चीख निकली और सारा महल गूंज उठा। राजा, मंत्री और सिपाही घबराकर बेतहाशा दौड़े और जल्दी जल्दी कमरे में दाखिल हुए। उन्होंने देखा कि राजकुमारी जमीन पर पड़ी हुई है। राजा ने नीचे बैठकर उसका सिर अपनी गोद में रख लिया और तुरंत शाही डॉक्टर को बुलवाया। उसने देखकर कहा, दुख की बात है, राजकुमारी साहिबा हमसे बिछड़ गई। इन्हें किसी जहरीले सांप ने डस लिया है। राजा की आंखों से आंसू बहने लगे और वो सिसकियां लेने लगा। या अल्लाह, ये तूने क्या किया? मेरी जिंदगी का सहारा एक यही तो थी, उसे भी तूने छीन लिया। सबने राजा को तसल्ली दी और राजकुमारी को उठाकर पलंग पर लिटा दिया। उसी समय मंत्री की नजर राजा के मुकुट पर पड़ी और वो कहने लगा, महाराज, ये देखिए, आपका मुकुट यहां मेज पर रखा हुआ है। ऐसा मालूम होता है कि चोर मुकुट लेकर यहां आया था। फिर उसने कुछ सोचकर कहा, कहीं वही बदमाश तो शाम को यहां नहीं छोड़ गया। राजा ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि इस समय उसका दिल अपनी इकलौती बेटी के दुख से फटा जा रहा था। सुबह देश शाम की घमंडी राजकुमारी सईदा नाज नदी के किनारे शाही कब्रिस्तान में दफना दी गई। इस दुखद खबर से सारे देश में शोक छा गया था। घर घर दुख किया जा रहा था। दुकानें, स्कूल, अदालतें, यानी हर कारोबार बंद कर दिया गया था। मस्जिदों और दूसरी इबादतगाहों में राजकुमारी के लिए दुआएं मांगी जा रही थी। दूसरी सुबह राजा अमीरों और मंत्रियों के साथ अपनी प्यारी बेटी की कब्र पर फातिहा पढ़ने और फूल चढ़ाने के लिए गया तो उसने देखा कि कब्र खुली हुई है। इधर उधर मिट्टी के ढेर लगे हुए हैं और कब्र में से शव गायब है। यह हाल देखकर राजा के दिल को ऐसा सदमा पहुंचा कि वो बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। लोगों ने पानी लाकर उसके चेहरे पर छींटे दिए, पंखा किया, फिर उसे होश आया, मगर उसके होश ठिकाने न थे। वो एक एक का चेहरा इस तरह देख रहा था जैसे वे सब उसके लिए अजनबी थे। मंत्रियों ने आपस में सलाह करके राजा को उठाया और गाड़ी में लिटाकर महल की तरफ रवाना हो गए। शाही डॉक्टरों ने राजा का इलाज किया और 4 दिन के बाद उसके होश ठिकाने आए। उसे बेटी के मरने का इतना दुख न था जितना उसके शव के गायब हो जाने का दुख था। इसलिए उसने जासूसों को तैनात कर दिया कि वे शव चुराने वाले का पता लगाएं। जासूस शहर दमश्क में एक जाल सा फैलाकर चोर को तलाश करने लगे, लेकिन उन्हें क्या मालूम था कि शव का चोर शहर दमश्क से निकलकर देश शाम की सीमा भी पार कर चुका था। वो अपने तेज रफ्तार सफेद घोड़े पर मृत राजकुमारी को रखे हुए बहुत तेजी से इराक की राजधानी शहर बगदाद की तरफ चला जा रहा था, क्योंकि उसे यकीन था कि बगदाद में उसे शरण मिल जाएगी। वो बहुत तेजी से रास्ता तय करता चला जा रहा था, लेकिन ये चिंता उसे बुरी तरह सता रही थी कि शहर के दरवाजे पर इस लाश को किस तरह छुपाएगा। मंजिलें तय करने के बाद जब वो एक छोटी सी बस्ती के करीब पहुंचा तो उसने लाश को घनी झाड़ियों में छुपा दिया और बस्ती में जाकर लकड़ी का एक संदूक खरीद लाया और उस लाश को बंद करके बगदाद की तरफ चल दिया। रात का समय था। शहर का दरवाजा बंद किया जाने वाला था कि दमश्क का चोर संदूक लिए हुए उसमें दाखिल हुआ। वहां एक व्यापारी खड़ा हुआ था। उसने उसे रोक लिया और कहा,
तुम्हें मेरे यहां 3 दिन मेहमान रहना होगा, क्योंकि मैं हर शुक्रवार की रात को यहां आता हूं और सबसे आखिर में आने वाले व्यक्ति को अपना मेहमान बनाता हूं। आज संयोग से शहर में दाखिल होने वाले तुम आखिरी व्यक्ति हो। दमिश्क का चोर जो इस वक्त एक लाश लिए हुए था, सोचने लगा कि अब मुझे क्या करना चाहिए। अगर मैं इसके यहां मेहमान ठहर गया तो इसे लाश का हाल जरूर मालूम हो जाएगा। लेकिन फिर उसे ख्याल आया कि अगर मैं सराय में गया तो वहां भी ये राज खुले बगैर नहीं रहेगा। इससे तो बेहतर है कि मैं इस व्यापारी के ही साथ चला जाऊं। ये सोचकर वो कहने लगा, आप जैसे नेक इंसान के यहां मेहमान ठहरना मेरी खुशकिस्मती है। व्यापारी ने मुस्कुराते हुए कहा, यह मेरी खुशकिस्मती है कि तुमने खुशी से मेरी दावत को स्वीकार कर लिया। फिर वो उसे अपने साथ अपनी शानदार हवेली में ले गया। वहां उसका घोड़ा तो अस्तबल में भेज दिया और उसे एक सजे हुए कमरे में ले गया और कहने लगा, तुम्हारे लिए ये कमरा है, यहां जरूरत की हर चीज मौजूद है। तुम्हें किसी किस्म की तकलीफ नहीं होगी और कमरे में खिड़कियां और रोशनदान नहीं है और दरवाजा भी ऐसा है कि तुम्हें बाहर का शोरगुल नहीं सुनाई देगा। चोर बोला, मुझे मेज पर रखा हुआ ये मोर बहुत पसंद आया है। व्यापारी ने कहा, इस मोर में बहुत से कलपुर्जे लगे हुए हैं। वे जिस वक्त हरकत में आते हैं तो ये मोर नाचने लगता है। चोर कहने लगा, क्या मैं इस वक्त इसका नाच देख सकता हूं? उसने कहा, इसके नाचने का समय तय है। जब समय आएगा तो ये खुद ब खुद नाचने लगेगा। हां, ये याद रखना कि जिस समय ये नाच रहा हो तो इसके करीब बिल्कुल न जाना। उसने मोर को ध्यान से देखते हुए कहा, यह बहुत कीमती मालूम होता है। आपने इसे कहां से हासिल किया था? व्यापारी बोला, यह मुझे उपहार में मिला था। फिर उसने ताली बजाकर एक गुलाम को बुलाया और उससे कहा, अगर खाना तैयार हो गया हो तो तुरंत दस्तरख्वान पर लगा दिया जाए। गुलाम ने कहा, स्वामी चलिए, दस्तरख्वान पर खाना लगा दिया गया है। व्यापारी ने चोर का हाथ पकड़ा और एक दूसरे कमरे में ले गया और उसे अपने साथ खाना खिलाया। खाने के बाद व्यापारी ने कहा, अब तुम आराम करो, कल शाम फिर मुलाकात होगी। चोर बोला, क्या दिन में आप यहां नहीं होंगे? व्यापारी ने कहा, नहीं, मैं सुबह जल्दी ही चला जाता हूं और शाम को वापस आता हूं। चोर ने खुदा हाफिज कहा और अपने कमरे में जाकर दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। उसने थोड़ी देर आराम करने के बाद संदूक खोला और उसमें से राजकुमारी की लाश निकाली। फिर जेब से सफेद रुमाल निकालकर अपने चेहरे पर हवा दी। हवा लगते ही वो लाश पर गिर पड़ा और इंसान से एक काला सांप बन गया। फिर उसने राजकुमारी की पिंडली पर एक निशान देखा और उस पर मुंह रखकर जहर चूसने लगा। मुंह में जो जहर आता उसे एक प्याले में थूक देता। इसी तरह जहर चूसते चूसते जब खून निकलने लगा तो उसने चूसना छोड़ दिया और एक कोने में जाकर मिट्टी चाटने लगा। मिट्टी चाटते ही वो फिर अपनी असली शक्ल में आ गया। उधर राजकुमारी ने भी आंखें खोल दी और चोर को देखकर कहने लगी, मेरे गले में कांटे से चुभ रहे हैं, जल्दी से पानी दो। उसने सुराही में से पानी गिलास में डालकर राजकुमारी को पिलाया और उसे सहारा देकर पलंग पर लिटा दिया। फिर मेज पर रखा हुआ मेवा उठाकर उसे खिलाया। मेवा खाने के बाद राजकुमारी के शरीर में कुछ ताकत आई तो उसने कहा, मैं इस वक्त कहाँ हूं और तुम कौन हो? उसने जवाब दिया, मेरा नाम है शाहिद जमाल और मैं दमिश्क का रहने वाला हूं, लेकिन इस वक्त शहर बगदाद में हूं। राजकुमारी ने कुछ सोचते हुए कहा, आंख खुलने से पहले मैं एक सपना देख रही थी, बहुत ही डरावना सपना। मगर जो कुछ सपने के आखिर में देख रही थी, आंख खुलने के बाद भी वही दृश्य नजर आ रहा है। ये क्या राज है? शाहिद बोला, सपने में क्या देखा था? राजकुमारी कहने लगी, मैं देख रही थी कि मैं मर गई हूं और मुझे नदी के किनारे शाही कब्रिस्तान में दफना दिया गया है। फिर अचानक कब्र खुली और तुमने मुझे बाहर निकालकर सफेद घोड़े पर डाल दिया और उसे बहुत तेजी से दौड़ाने लगे। बहुत दूर जाने के बाद तुमने मुझे झाड़ियों में छुपाया, फिर एक संदूक लाकर उसमें बंद कर दिया। बहुत देर के बाद तुमने संदूक में से मुझे निकाला और काला सांप बनकर
जहर चूसने लगे। शाहिद हैरानी से उसका चेहरा देखने लगा कि ये अपने होश और हवास में तो नहीं थी। फिर इसे सब कुछ कैसे मालूम हो गया? वो भी इसी चिंता में था कि राजकुमारी बोली, तुम क्या सोच रहे हो? मुझे बताओ, मैं अपने महल में हूं या कहीं और हूं? शाहिद ने कहा, तुमने जो कुछ सपने में देखा वो सब कुछ सच है। तुम अपने महल में सो रही थी कि एक सांप ने तुम्हें डस लिया और तुम्हारे पिता ने तुम्हें दफना दिया था। लेकिन मुझे ये बात मालूम नहीं थी कि सांप जिसे डस लेता है वो 3 दिन तक जिंदा रहता है। इसलिए मैं कब्र खोदकर तुम्हें यहां ले आया। राजकुमारी ने कहा, तुम मुझे कैसे जानते हो? शाहिद बोला, मैं दमश्क का चोर हूं। एक बार तुम्हारे महल में हीरा चुराने गया था। उस वक्त तुम्हारी सूरत देखी थी। राजकुमारी ने कहा, तुम सांप कैसे बन गए थे? क्या तुम कोई जादूगर हो? शाहिद बोला, जादूगर तो नहीं हूं, लेकिन मेरे पास एक रुमाल है जो मुझे मेरे पिताजी ने मरते वक्त दिया था। उसकी हवा से मैं सांप बन जाता हूं और मिट्टी चाटकर दोबारा अपनी असली हालत में आ जाता हूं। राजकुमारी ने आंखें बंद कर ली और कुछ सोचने लगी। शाहिद ने कहा, क्या सोच रही हो? वो कहने लगी, मैं सोच रही हूं कि सांप के डसने के बाद मेरी भटकती रूह जो कुछ देख रही थी वो मुझे सपने की शक्ल में नजर आ रहा था। शाहिद बोला, मुझे भी ऐसा ही लगता है। अब इस ख्याल को दिल से निकाल दो और सो जाओ। राजकुमारी ने कहा, सुबह होते ही मुझे मेरे पिताजी के पास ले चलो। वो मेरी जुदाई के दुख से बेहाल हो रहे होंगे। शाहिद कहने लगा, अब उन्हें भूल जाओ। मैं तुम्हें अपने लिए निकाल कर लाया हूं। अब तुम्हें मेरे साथ रहना होगा। राजकुमारी ने कहा, मैं राजकुमारी होकर एक मामूली चोर के साथ बिल्कुल नहीं रह सकती। शाहिद बोला, मगर अब रहना पड़ेगा, और अब तो वैसे भी तुम राजकुमारी नहीं हो। फिर उसने कहा, इस ख्याल को तुम दिल से निकाल दो। अगर तुमने भागने की कोशिश की या किसी की मदद ली तो याद रखो कि मैं तुम्हें जिंदा नहीं रहने दूंगा। राजकुमारी ने अभी जवाब नहीं दिया था कि मेज पर रखे हुए मोर ने अपने पंख फैलाए और नाचने लगा। साथ ही तरह तरह के बाजों की आवाजें भी सुनाई देने लगी। मोर के पंखों में अलग अलग रंगों के मोती लगे हुए थे। इन मोतियों की चमक से सारा कमरा जगमगा उठा। राजकुमारी और शाहिद दोनों मोर का नाच बड़ी हैरानी से देख रहे थे। थोड़ी देर के बाद एक मोती जमीन पर गिरा और उसी समय मोर ने नाचना बंद कर दिया। शाहिद उठकर चाहता था कि मोती को हाथ में लेकर देखे कि वो असली है या नकली, लेकिन राजकुमारी ने यह कहकर रोक दिया कि पराई चीज है, इसे हाथ ना लगाना। शाहिद बोला, मैं इसे चुराना तो नहीं चाहता। राजकुमारी ने कहा, कुछ भी हो, इसे हाथ ना लगाओ। शाहिद ने उसके कहने से मोती को पड़ा रहने दिया। फिर थोड़ी देर के बाद राजकुमारी सो गई, लेकिन शाहिद जागता रहा। बैठे बैठे उसने सोचा कि सांप बनकर देखना चाहिए कि व्यापारी की हवेली में कैसा कैसा सामान है और उसमें कौन कौन रहता है। ये सोचकर उसने रुमाल निकाला और चेहरे पर हवा देकर सांप बन गया और रेंगता हुआ कमरे से निकल गया। इस हवेली के 20-25 कमरे थे और हर कमरा कीमती और अनोखी चीजों से सजा हुआ था। उन्हें देखने के बाद वो छत पर बने हुए कमरे में गया। ये कमरा नीचे के 20-25 कमरों से बिल्कुल अलग था। इसमें सजावट की एक चीज भी ना थी। हर तरफ मुर्दों की खोपड़ियां और हड्डियां नजर आ रही थी। सामने दीवार पर एक शीशा लटका हुआ था और उसके करीब एक मेज रखी हुई थी जिस पर लैंप जल रहा था। व्यापारी लंबा कोट पहने हुए लैंप की चिमनी उठा रहा था। उसने जैसे ही चिमनी उठाई, लैंप में से धुआं निकलने लगा और शीशे में वो लाल मोती जो मोर की पूंछ से निकलकर गिरा था साफ चमकता हुआ नजर आने लगा। व्यापारी ने मोती को देखकर चिमनी को लैंप पर रख दिया और कुछ सोचने लगा। शाहिद ने यह तमाशा देखा तो समझ गया कि यह व्यक्ति व्यापारी नहीं बल्कि जादूगर है और उस लाल मोती में जरूर कोई राज है। फिर वो सोचने लगा कि यह अच्छा ही हुआ जो मैंने उसे हाथ नहीं लगाया। ये सोचकर
वो रेंगता हुआ वापस अपने कमरे में चला गया और मिट्टी चाटकर अपनी असली शक्ल में आ गया और दरवाजा अंदर से बंद करके राजकुमारी के पलंग के पास ही नीचे बिछे हुए कालीन पर सो गया। सुबह जब उसकी आंख खुली तो राजकुमारी भी जाग रही थी। उसने राजकुमारी को सारा हाल सुनाया और कहा, अब हमें यहां से निकलना चाहिए, वरना ये जादूगर हमें नुकसान पहुंचाए बिना ना रहेगा। राजकुमारी कहने लगी, मैं तो खुद भी यहां रहना नहीं चाहती, हमें तुरंत दमश्क रवाना हो जाना चाहिए। शाहिद ने अभी जवाब नहीं दिया था कि जादूगर वहां आ गया और राजकुमारी को देखकर शाहिद से कहने लगा, ये कौन है और यहां कब आई? उसने जवाब दिया, ये मेरी पत्नी है और डाकुओं के डर से मैं इसे संदूक में लिटा कर लाया था। जादूगर चुप हो गया। फिर उसने जमीन पर पड़ा हुआ मोती उठाकर मोर के पंख में लगा दिया। राजकुमारी बोली, अब आप हमें अनुमति दीजिए, हम यहां से जाना चाहते हैं। जादूगर ने कहा, अभी नहीं, मैं अपने मेहमान को 3 दिन के बाद विदा करता हूं। अगर मन घबरा रहा है तो नाश्ता करने के बाद मेरे बाग की सैर करना, वहां बहुत ही अजीब और अनोखी चीजें हैं, उन्हें देखकर तुम हैरान रह जाओगे। ये कहकर जादूगर चला गया और थोड़ी देर के बाद उसने दोनों के लिए नाश्ता भेज दिया। उसमें शीर खोरमा, सेब का मुरब्बा, मैदे के पराठे, शाही टुकड़े और शहद था। राजकुमारी कहने लगी, इनमें से कोई चीज ऐसी ना हो जिस पर जादू का असर हो। शाहिद बोला, मैं भी यही सोच रहा हूं, लेकिन अब क्या करना चाहिए? राजकुमारी ने कहा, हम इसमें से कुछ नहीं खाएंगे, भूखा रहना ही बेहतर है और बाग की सैर के बहाने यहां से भाग जाएंगे। शाहिद ने इस सुझाव को पसंद किया और सारा नाश्ता खाली संदूक में डालकर प्लेटें खाली कर दी। फिर जादूगर आया और दोनों को अपने साथ बाग में ले गया और कहने लगा, मैं तो बाजार जा रहा हूं, तुम दोनों यहां की सैर करो, लेकिन इस बाग की किसी चीज को हाथ ना लगाना। जादूगर चला गया और वे दोनों सैर करने लगे। वे दोनों ये देखकर हैरान थे कि इस बाग में तमाम फूल पीले रंग के थे और जिस टहनी में फूल लगे हुए थे उसमें एक पत्ती भी नहीं थी। दोनों सैर करते करते एक बारादरी में पहुंचे जहां बहुत से पिंजरे लटके हुए थे और हर पिंजरे में एक खूबसूरत पक्षी बंद था। राजकुमारी ने कहा, मैंने ऐसे पक्षी आज तक नहीं देखे थे। शाहिद बोला, इन्हें हासिल करना जादूगर के लिए क्या मुश्किल है? उसी समय एक सफेद पक्षी ने कहा, क्या तुम हमारी मदद करोगे? राजकुमारी बोली, तुम इंसानों की तरह बोलना भी जानते हो, कहो क्या मदद चाहते हो? पक्षी ने कहा, हम सब जानवर नहीं, इंसान हैं। निर्दयी जादूगर ने हमें जानवर बनाकर पिंजरों में कैद कर रखा है। अगर तुम किसी तरह हवेली की छत पर जाकर लैंप जलाओ और धुआं निकलते ही उसकी चिमनी को तोड़ दो तो फिर हम सब दोबारा इंसान बन जाएंगे। एक और पक्षी बोला, तुम दोनों उस जादूगर के कौन हो? शाहिद ने कहा, हम उसके मेहमान हैं। पक्षी बोला, क्या तुमने मोर का नाच देखा था? शाहिद ने कहा, हां, हमने नाच देखा था। उसके पंखों में से एक मोती गिरा था, उसे हमने नहीं उठाया। आज सुबह नाश्ता आया तो हमने नहीं किया। पक्षी कहने लगा, इसीलिए तुम बच गए हो, वरना मोती उठाते ही जानवर बन जाते और नाश्ता करते ही तुम जादूगर के गुलाम हो जाते और जो वो कहता वही करते। आप उसके हाथ की कोई चीज ना खाना। दोनों वापस अपने कमरे में आ गए। राजकुमारी तो पलंग पर लेट गई और शाहिद छत पर चला गया। वहां उस समय कोई नहीं था, इसलिए उसने लैंप जलाकर चिमनी उठा ली। उसी समय धुआं निकलने लगा। फिर उसने चिमनी को जमीन पर इस जोर से मारा कि उसके टुकड़े टुकड़े हो गए और भागता हुआ नीचे उतर आया। अपने कमरे में गया तो देखा कि राजकुमारी एक बहुत ही खूबसूरत लड़के से बात कर रही है। उसने शाहिद को देखकर सलाम किया। फिर राजकुमारी बोली, मेज पर रखा हुआ मोर तो गायब हो गया और ये लड़का नजर आने लगा। ये कहता है कि जादूगर ने इसे भी जादू से मोर बना रखा था। शाहिद ने कहा, चिमनी तोड़ने से जादू का असर खत्म हो गया है, अब वे तमाम पक्षी भी इंसान बन गए होंगे। मैं जाकर देखता हूं। ये कहकर शाहिद बाग में गया।
वहां पीले फूल अब अलग अलग रंगों के हो गए थे और सामने से लोगों का एक झुंड चला रहा था। करीब पहुंचकर हर व्यक्ति ने शाहिद का शुक्रिया अदा किया और उससे कहा, जादूगर की वापसी से पहले पहले हम सबको यहां से चले जाना चाहिए। शाहिद ने उन सब के हालात पूछे तो उसे मालूम हुआ कि उनमें से ज्यादा लोग व्यापारी थे जो अपना माल बेचने के लिए बगदाद आए थे। बाकी लोगों में से कोई राजकुमार था, कोई राजा, जो भेष बदलकर बगदाद की सैर करने और यहां के हालात जानने आए थे, और उन सबका कीमती सामान जादूगर ने अपने कब्जे में कर लिया था। राजकुमार ने उन सब से कहा, हवेली में चलकर सब अपना अपना माल समेट ले ताकि किसी को नुकसान न हो। मतलब ये सब लोग हवेली में गए और अपना सामान ढूंढने लगे, लेकिन थोड़े बहुत सामान के अलावा कुछ न मिला और उन्होंने अपना नुकसान पूरा करने के लिए वहां रखा हुआ दूसरा सामान भी उठा लिया। शाहिद ने भी कीमती चीजें उठाकर अपने संदूक को भर लिया और फिर सबको लेकर हवेली से बाहर निकल गया। दरबान चीखने चिल्लाने लगे, लेकिन किसी ने उनकी एक ना सुनी। ये सब लोग शहर से बाहर निकले और उन्होंने एक जगह तंबू गाड़कर अपने ठहरने के लिए जगह बनाई। फिर उनमें से दो दो, चार चार व्यापारी अपना सामान ले जाकर शहर में बेचने लगे। शाहिद ने भी कई हजार सोने के सिक्कों का माल बेचा और एक ही दिन में खूब अमीर हो गया। उधर जादूगर वापस हवेली पर पहुंचा तो दरबानों ने कहा, स्वामी, आज सुबह आपके तमाम मेहमान अपना माल लेकर चले गए। हमने उन्हें बहुत रोका, लेकिन उन्होंने हमारी एक ना सुनी। जादूगर के पैरों तले से जमीन निकल गई और वो घबराकर सीधा बाग में गया। वहां पीले फूलों की जगह रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे और बारादरी के सारे पिंजरे खाली थे। यह हाल देखकर उसका शरीर पसीने से भीग गया और वो भागता हुआ छत पर बने हुए कमरे में गया। यहां लैंप की चिमनी टूटी हुई पड़ी थी। उसे देखकर उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वो सिर पकड़कर रोने लगा। हाय, वो चिमनी जिसे मैंने 10 साल की मेहनत के बाद हासिल किया था, आज टूट गई। फिर वो उठकर उस कमरे में गया जहां शाहिद और राजकुमारी मेहमान थे। वहां से मोर गायब था और नाश्ते की चीजें जमीन पर पड़ी हुई थी। अब वो समझ गया कि ये तबाही उस लड़के की वजह से हुई है। फिर उसने दिल में कहा कि मगर ये अभागा नाश्ता कर लेता तो मेरे आदेश के बिना एक कदम भी नहीं उठा सकता था। मगर उस चालाक और होशियार लड़के ने ना मोती उठाया और ना नाश्ता किया। खैर, ये मेरे हाथ से बचकर नहीं जा सकता। फिर उसने अपने कमरे में जाकर ज्योतिष का भेष बदलकर और कान में पेंसिल लगाकर हवेली से निकला और लोगों से पूछता हुआ शहर से बाहर चला गया। थोड़ी ही दूरी पर तंबू लगे थे। वो उनके करीब जाकर आवाज लगाने लगा। उसकी आवाज सुनकर राजकुमारी को इच्छा हुई और उसने ज्योतिषी को अपने तंबू में बुला लिया। जादूगर उसका चेहरा देखते ही दांत पीसने लगा कि यही मेरे दुश्मन की पत्नी है, मैं इसे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। उस अभागे ने मुझे तबाह किया है, मैं इसे बर्बाद करके रहूंगा। फिर उसने राजकुमारी का हाथ अपने हाथ में लेकर देखा और कुछ पलों तक देखता रहा। फिर उसके बाद जेब से एक डिबिया निकाली और उसका ढक्कन थोड़ा सा खोलकर राजकुमारी से कहने लगा, इस डिबिया को आंखों के करीब रखो और दिल में सवाल सोच लो। उसका जवाब इस डिबिया के लगे हुए शीशे में नजर आएगा। राजकुमारी डिबिया को जैसे ही आंखों के पास ले गई, उसमें रखी हुई बेहोशी की दवा सांस के साथ अंदर चली गई और वो बेहोश हो गई। जादूगर ने तंबू से सिर निकालकर बाहर देखा कि आसपास कोई है तो नहीं। फिर उसे कंधे पर डालकर एक चादर ओढ़ा दी और पीछे की तरफ से बाहर निकल गया और जंगल की तरफ चल दिया। संयोग से उसी समय शाहिद वापस लौट आया। वहां देखा तो तंबू खाली था। उसने पास वाले लोगों से पूछा तो उन्होंने कहा, थोड़ी देर हुई, एक ज्योतिषी को राजकुमारी ने तंबू में बुलाया था। उसके बाद हमने किसी को आते जाते नहीं देखा। शाहिद को पक्का यकीन हो गया कि वो ज्योतिषी ही उसे बहकाकर कहीं ले गया है। फिर उसे ख्याल आया कि ये दोनों कहीं पीछे की तरफ से तो नहीं गए। इस ख्याल के आते ही
वो पीछे की तरफ गया। वहां जमीन को ध्यान से देखा तो पैरों के निशान नजर आए। बस फिर क्या था, वो तेज तेज कदम उठाता निशानों पर चल दिया। चलते चलते जब वो बहुत दूर पहुंच गया तो उसे जादूगर नजर आया, जो कंधे पर राजकुमारी को लादे हुए चला जा रहा था। शाहिद ने तुरंत ही रुमाल निकाल लिया, लेकिन फिर कुछ सोचकर जेब में रख लिया और दौड़ने लगा। शाहिद जैसे ही जादूगर के करीब पहुंचा, उसने पलटकर देखा और कहा, सावधान, मुझसे दूर रहना, वरना जलाकर राख कर दूंगा। शाहिद बोला, मक्कार, धोखेबाज और बदमाश, इसे नीचे उतार दे, वरना तुझे मिट्टी में मिला दूंगा। जादूगर ने राजकुमारी को नीचे फेंक दिया और जेब से किसी मरे हुए शरीर का पंजा निकाल कर बोला, अगर अपनी जान की खैर चाहता है तो वापस चला जा, वरना मैं तुझे इंसान से जानवर बना दूंगा। शाहिद ने कहा, ठीक है, मैं जा रहा हूं। यह कहकर वो एक तरफ चला गया और झाड़ियों में छुपकर रुमाल की मदद से सांप बन गया और घास में रेंगता हुआ जादूगर के पीछे पहुंच गया। वो राजकुमारी को उठाने के लिए जैसे ही झुका, उसने उसकी पिंडली पर मुंह मारकर उसे डस लिया और वो हाय कहकर नीचे गिर पड़ा। थोड़ी देर तड़पता रहा, फिर मर गया। शाहिद मिट्टी चाटकर अपनी असली शक्ल में आ गया। फिर उसने हवा दी, झरने से पानी लाकर छींटे दिए तो राजकुमारी को होश आया। शाहिद ने कहा, अगर मैं समय पर न पहुंचता तो ये अभागा न जाने तुम्हारे साथ क्या व्यवहार करता। राजकुमारी ने जब ध्यान से उसकी तरफ देखा तो वो निर्दयी जादूगर था। वो घबराकर उठ खड़ी हुई और कहने लगी, मुझे क्या पता था, बेईमान ज्योतिषी बनकर आया था। शाहिद बोला, खैर, अब मैंने इसे ठिकाने लगा दिया है, चलो वापस चले। दोनों वापस पहुंचे तो सब लोग अपना सामान बांध रहे थे। शाहिद ने पूछा तो उन लोगों ने बताया कि उनका सारा सामान बिक गया है और वो सब वापस जाने की तैयारी कर रहे हैं। शाहिद ने कहा, जाने से पहले मैं चाहता हूं कि चलकर यहां के राजा से सारे हालात बता दिए जाएं। सबने इस सुझाव को पसंद किया और सामान बांधकर शाहिद के साथ चल दिए। राजा के महल पर पहुंचने के बाद उन्हें ज्यादा देर इंतजार नहीं करना पड़ा। जल्द ही मुलाकात हो गई। राजा ने चैन से बैठकर सारे हालात सुने, फिर शाहिद को शाबाश दी और मंत्रियों को आदेश दिया कि वे जंगल से जादूगर की लाश मंगवा लें और उसकी हवेली के तमाम कर्मचारियों को हटाकर उस पर शाही कब्जा कर लें। मंत्री आदेश का पालन करने के लिए रवाना हो गए। राजा ने उन तमाम लोगों के साथ सेवक भेज दिए ताकि वे तंबू उखाड़ दें और अपना सामान उठवाकर ले आएं, क्योंकि उसने उन सबको अपना मेहमान बना लिया है। मतलब ये सब अपना सामान ले आए और राजा के यहां रहने लगे। तीसरे दिन जादूगर की हवेली शाहिद को दे दी गई और वो उसका मालिक बन गया। फिर राजा ने उसे और भी जमीन दी और उसके लिए खास धन तय किया, क्योंकि उसने बगदाद को बदनामी से और यहां आने वाले व्यापारियों और यात्रियों को जादूगर से बचाया था। इस खुशी के मौके पर व्यापारियों ने भी बहुत कुछ इनाम दिया और दूसरे देशों के राजकुमारों और राजाओं ने वादा किया कि वे अपने अपने देश पहुंचने के बाद उपहार भेजेंगे। शाहिद जमाल भले ही दमिश्क का चोर था, लेकिन उसकी दयालुता, बहादुरी, बुद्धिमानी और चतुराई के कारण राजकुमारी सईदा नाज को उससे प्रेम हो गया था और वो अब उसके साथ ही जिंदगी बिताना चाहती थी। शाहिद जमाल ने तो इस ख्याल से उसे डसा था कि ले जाकर परेशान करूंगा, दुख पहुंचाऊंगा, ताकि गरीबों को कड़ी सजाएं देने और उन्हें तकलीफ पहुंचाने का फल मिल जाए। लेकिन साथ रहने से उसे भी प्रेम हो गया था और वह भी उसके साथ जीवन बिताना चाहता था। 1 महीने तक बगदाद में रहने के बाद शाहिद ने उससे कहा, सईदा, तुम्हारे पिताजी बहुत परेशान होंगे, चलकर उन्हें तसल्ली देनी चाहिए। राजकुमारी इस बात को सुनकर बहुत खुश हुई और उसी दिन दोनों दमिश्क रवाना हो गए। देश शाम का राजा अपनी इकलौती बेटी के दुख में बेहाल हो रहा था। सेहत गिर चुकी थी, आंखों से हर वक्त पानी बहने के कारण रोशनी कम हो गई थी, रातों की नींद उड़ चुकी थी। उसकी बेटी अचानक,
जब उसके पास पहुंची तो उसके शरीर में एक नई रूह और ताजी शक्ति आ गई। उसने राजकुमारी को सीने से लगाया। फिर उसे ख्याल आया कि बेटी तो मर चुकी है। इस ख्याल के आते ही वो घबरा गया और कहने लगा, तू कौन है? मेरी बेटी तो मर चुकी है। राजकुमारी ने हंसकर कहा, पिताजी, मुझे सांप ने डस लिया था और सांप का डसा हुआ 3 दिन तक जिंदा रहता है। बस दूसरे दिन ये साहब आकर मुझे कब्र से निकालकर बगदाद ले गए और मेरा जहर चूसकर मुझे होश में ले आए। फिर उसने सारा वाकया सुनाया, जिसे सुनकर राजा ने शाहिद को सीने से लगा लिया और उससे इतना खुश हुआ कि 1 हफ्ते के बाद उसने राजकुमारी की शादी उससे कर दी और उसे अपने सिंहासन का उत्तराधिकारी बना दिया। शादी के बाद वो बगदाद चला गया और बहुत सुकून की जिंदगी बिताने लगा। उसकी मां उसकी सफल जिंदगी देखकर बहुत खुश थी और उसके लिए दुआएं करती रहती थी। 10 साल के बाद जब राजा की मृत्यु हुई तो वो सिंहासन का मालिक बना और मरते दम तक शासन करता रहा।